नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। क्या मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ। आज की इस क्लास के अंदर हम जो अपनी एक्सरसाइज 11.1 थी उसके कुछ सवाल रह गए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम उन सभी सवालों को कंप्लीट करेंगे ताकि अपनी जो एक्सरसाइज 11.1 है वो समाप्त हो जाए और फिर हम 11.1 की ओर बढ़ेंगे। अपने ब्लूप्रिंट जारी हो गया है, उससे रिलेटेड हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आपको वहां जाकर उस सिलेबस को अच्छे से समझना है, ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना है, कहां से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। पहला सवाल अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6। कहा हुआ है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी जैसे अपन टैबलेट की बात करते हैं, अपने पास वो एक टैबलेट आती है जो लगभग एक बेलन के आकार के होते हैं, साइड में अर्धगोले होते हैं जिसके अंदर कुछ दाने भरे हुए होते हैं। तो उसी हम टैबलेट की बात कर रहे हैं। वो दवा का जो कैप्सूल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि जो दवा का जो वो कैप्सूल है वो एक बेलन के आकार का है। उसको हम देखते हैं तो क्या होता है, एक बेलन होता है और साइड में क्या होता है, वो एक गोले के आकार के होते हैं, साइड में दो भाग, यानी दोनों तरफ लगता है कि अर्धगोले लगे हुए हैं और बीच में क्या बना हुआ है, बेलन बना हुआ है। तो वो अपने पास एक शेप है। उस जो पूरे कैप्सूल है उसकी लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब आप कभी हो सकता है बाय चांस कभी बीमार पड़े हैं तब डॉक्टर ने आपको वो दवाई दी होगी, जब आप वो दवाई ले रहे थे तो क्या कभी आपने सोचा था कि इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? तो ये गणित है, इसके अंदर हमें छोटे छोटे जो हम दैनिक जीवन के अंदर चीजें उपयोग में लाते हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये उसी प्रकार का सवाल है अपने पास। अगर उस दवा के कैप्सूल की बात करें तो वो अपने पास कुछ इस प्रकार होता है। यहां पर अपने पास ये एक बेलन हो जाएगा। ये अपने पास क्या है, एक बेलन है जिसके ये जो दोनों भाग हैं वो वर्ताकार हैं। यानी बेलन का इधर वाला भाग ये भी वर्ताकार है, इधर वाला भाग भी वर्ताकार है और इसी वर्ताकार भाग से आगे अर्धगोले जुड़े हुए हैं। यानी यहां पर अपने पास क्या लगा हुआ है, आगे अर्धगोला है इस प्रकार से, और इधर भी क्या लगा हुआ है, अर्धगोला। ये जो दोनों अर्धगोले हैं वो समान हैं क्योंकि दोनों के व्यास कैसे हैं, बराबर हैं। अगर इस पूरे कैप्सूल की लंबाई की बात करें तो ये दी हुई है 14 mm। यानी यहां से यहां तक ये जो टोटल लंबाई है ये अपने पास है 14 mm। यानी यहां से लेकर यहां तक ये पूरी जो लंबाई है वो कितनी है, 14 mm है। और कहा गया है कि इसका जो व्यास है वो 5 mm है। अब ये व्यास यानी यहाँ पर जो वृत्ताकार भाग है उधर जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी इस 5 की आधी यानी 5/2। और ये जो वृत्ताकार भाग है ये बेलन के अंदर भी है और उसी वृत्ताकार भाग से ये अर्धगोला भी जुड़ा हुआ है। यानी दोनों के लिए जो त्रिज्या है वो समान हो जाएगी। जहां पर बेलन का वृत्ताकार भाग है उसी वृत्ताकार भाग पर आगे अर्धगोला लगा हुआ है, तो दोनों के लिए वो वृत्ताकार भाग समान है। तो वहां से दोनों का व्यास भी बराबर होगा और त्रिज्या भी बराबर हो जाएगी। यानी यहां से यहां तक ये अपने पास कितना दिया हुआ है, 5/2। पूरा 5 है तो यहां से यहां तक ये अपने पास 5/2 हो जाएगा। ये 5/2 है तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, 5/2। आप इसे थोड़ा छोटा बना लीजिए ताकि ये इस प्रकार से नजर आए, ये इनकी त्रिज्या है। यानी ये दोनों क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। यहां से यहां तक भी रेडियस होगी और यहां से यहां तक भी रेडियस होगी। अब जो त्रिज्या है वो इस 5 की आधी हो जाएगी यानी 5/2 mm। तो यहां से यहां तक ये जो दूरी है वो 5/2 mm हो जाएगी। यानी यहां से यहां तक ये कितना है, 5/2 mm। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी रहेगा कि यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। व्यास दिया हुआ है 5 mm तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये भी कितना हो जाएगा, 5/2 mm। यानी यहां से यहां तक ये जो अर्धगोले की ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी और वो त्रिज्या अपने पास कितनी आ जाएगी, 5/2 mm। इधर भी त्रिज्या 5/2 mm। दोनों जो अर्धगोले लगे हुए हैं वो समान त्रिज्या के हैं तो ये भी 5/2 mm त्रिज्या हो जाएगी, ये भी 5/2 mm त्रिज्या होगी और ये त्रिज्या होगी उस अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर होगी। तो यहां से यहां तक जब हमने पूरा मापा तो ये 14 mm आया, जिसके अंदर से ये 5/2 mm है, ये 5/2 mm है। तो ये पीछे कितना बचा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक
ये पीछे कितनी लंबाई बची, तो पूरी लंबाई के अंदर से ये भी घटा देते हैं और ये भी घटा देते हैं, यानी 14 में से 5/2 उधर वाला भी घटा दिया और 5/2 इधर वाला भी घटा दिया, तो ये 5/2 यानी 2.5, तो 2.5 2.5 यानी 5 14 में से चला जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 9, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 9 mm। अब ये बेलन आड़ा पड़ा हुआ है तो इसकी लंबाई नजर आ रही है, अगर इसी बेलन को मैं खड़ा कर दूं तो ये लंबाई उसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई, यानी ये 9 mm है वो इस बेलन की ऊंचाई दी हुई है। सारी माप हमें यहाँ पर मिल गई है, ये सारी माप यहाँ पर लिख देनी है। क्या क्या हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई, तो पूरा कैप्सूल है उसकी लंबाई दे रखी है 14 mm, और दोनों के अंदर जो वृत्ताकार भाग है उसका जो व्यास है वो दिया हुआ है 5 mm। वृत्ताकार भाग का व्यास वो कितना दिया हुआ है 5 mm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm। अगर यहाँ पर हम बेलन की ऊंचाई की बात करें तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये जो पूरा 14 mm है उसके अंदर से 5/2 वो घटाना है, 5/2 ये घटाना है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर आ जाएगा 14 mm माइनस 5/2 माइनस 5/2, यानी h बराबर यहाँ पर हमें मिल गया है 9 mm। बेलन की ऊंचाई भी आ गई है। पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस कैप्सूल की बात करता हूँ, उस कैप्सूल को हम कहाँ पर टच कर सकते हैं, जो बेलन का जो राउंड वाला भाग है यानी जो कर्व भाग है, वक्रीय भाग है, उसको छू सकते हैं, फिर अर्धगोले के जो वक्रीय भाग है उसको छू सकते हैं। उस कैप्सूल के अंदर वाले किसी भाग को हम टच नहीं कर सकते, यानी इस वृत्ताकार भाग को भी छुआ नहीं जा सकता और इसको भी टच नहीं कर सकते, यानी हमने केवल इसके बाहर वाली सतह को ही टच किया है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ छुआ है और अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ छुआ है, तो दोनों के वक्र पृष्ठ क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। तो लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब आएगा, जब बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। तो लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr/h, और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम लिखते हैं 2πr²। अब दो अर्धगोले तो दो के साथ में गुणा कर देना है, दो अर्धगोले तो दो के साथ में गुणा, और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहां पर देखें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2πr इधर भी है 2πr इधर भी है, तो 2πr आ जाएगा कॉमन, पीछे क्या बचा, यहाँ पर बच गया h और यहाँ पर क्या बचा 2, तो ये बच गया 2πr कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा है r। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, वैल्यू रखने को नहीं कहा है तो 22/7 पुट कर सकते हैं। r का मान है अपने पास 5/2, h + 2r, h का मान है 9, 2 इंटू r की वैल्यू है 5/2, और चाहे तो डायरेक्ट 2r की वैल्यू भी रख सकते हैं, 2r अपने पास कितना है 5 mm, और 2 से 2 काटेंगे तो वैसे भी 5 ही आएगा, 2 से काट सकते हैं कट जाएगा, यानी ये आ गया 22×5 110/7 गुणा 9 + 5, क्योंकि 2 से 2 तो कट गया, केवल 5 बचा है, 5 + 9 आ जाएगा अपने पास 14,
7 से काटेंगे 2 बार, 110 का 2 के साथ गुणा किया तो 220। अब यहाँ पर देखना जो क्षेत्रफल है वो स्क्वायर के अंदर आएगा, वर्ग के अंदर आएगा, लेकिन भुजा की जो अब की बार लंबाई है यानी जो भी अंदर माप है वो mm में है, तो आ जाएगा mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा उस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल क्वेश्चन है, एक बेलन है, 2 अर्धगोले हैं, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर देने हैं। 2 अर्धगोले हैं तो 2 के साथ में गुणा करेंगे। जो माप है वो किस प्रकार से निकालेंगे, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या मिल जाएगी और पूरे के जो कैप्सूल है उसकी लंबाई 14 mm दी है। हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए तो इधर से इस अर्धगोले की ऊंचाई घटा दी यानी त्रिज्या घटा दी, उधर से भी अर्धगोले की ऊंचाई घटा दी यानी त्रिज्या घटा दी। जो अर्धगोले की ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर ही होती है, तो दोनों तरफ से वो ऊंचाई क्या कर दी, घटा दी। तो 5/2 उधर से गया, 5/2 इधर से गया, तो पीछे कितना बचा, 9 mm। ये अपने पास बेलन की आ जाएगी ऊंचाई। फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, और 2 अर्धगोले तो 2 के साथ में गुणा करना है। अपने पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 220 mm स्क्वायर। अगला सवाल है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। और ध्यान देना है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, यानी एक तंबू बनाना है जो बेलन के आकार का है। किस आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु है। नीचे बेलन है, उसके ऊपर क्या रखा है, शंकु। अब बेलन का जो आधार है उसको कैनवास से नहीं ढकना है, साइड से उस तंबू को कैनवास से ढकना है। अब जो बेलन के ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है वो तो हम खुला ही रखेंगे। हम जो नीचे खड़े होकर देखेंगे तो जो तंबू के ऊपर जो तिकोना है, शंकु के ऊपर जो अपने पास एक कोना होगा, वहां पर हम डायरेक्ट देख सकते हैं, यानी बीच में कोई भी सतह नहीं आ रही है, यानी जो बेलन है उसके ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है वो भी खुला है। तो बेलन के अंदर को जो कैनवास है वो केवल उसके वक्र पृष्ठ को ढकने में ही काम में ले रहे हैं। शंकु के अंदर भी हम केवल उस कैनवास को उसके वक्र पृष्ठ को ढकने में काम में ले रहे हैं, कहीं पर भी बीच में वो वृत्ताकार भाग को हम नहीं ढक रहे हैं। शंकु और बेलन के बीच में जो वृत्ताकार भाग है उसको भी नहीं ढकना है, और जो बेलन का आधार है जो जमीन के ऊपर है उस पर भी कैनवास नहीं लगाना है। यानी हमें बेलन के वक्र पृष्ठ को कैनवास से ढकना है और शंकु के वक्र पृष्ठ को कैनवास से ढकना है। शंकु का वक्र पृष्ठ हम लिखते हैं πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, यानी अपने पास h चाहिए, r चाहिए और l का मान चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h का मान दिया हुआ है, व्यास दिया है यानी त्रिज्या निकाल सकते हैं, और तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, यानी सारी माप दी हुई है, हमें ज्यादा कुछ भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। ये जो नीचे वाला आधार है ये बिल्कुल जमीन पर है, इसको किसी से ढकना नहीं है। यहाँ पर जमीन वाला भाग है, जो फर्श है जमीन का वो है। यहाँ पर कुछ भी हमें कैनवास वगैरह नहीं लगाना, इसको खुला रखना है। कैनवास से हम क्या कर रहे हैं, इसके साइड वाले भाग को ढक रहे हैं। फिर कहा है कि इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक शंकु लगाना है। इसके ऊपर क्या लगाना है, एक शंकु लगाना है। अब ये जो बीच में जो वृत्ताकार भाग है इसको नहीं ढकना है। अगर हम यहाँ पर खड़े होंगे तो बिल्कुल इस छोर को हम देख सकते हैं, ये जो कोना है ऊपर वाला तिकोना उसको हम देख सकते हैं। ये बीच में कहीं पर भी कपड़ा लगा हुआ नहीं है, यहाँ से केवल हमने साइड को ढका है और इधर भी साइड को ढका है, बीच में कहीं पर भी कपड़ा नहीं लगाया है। अपने पास कुछ माप दे रखी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 2.1 मीटर। फिर उसका जो व्यास है वो 2.1 मीटर है, यानी यहां से यहां तक पूरा ये है 2.1 मीटर। यानी ये जो व्यास है वो शंकु और बेलन दोनों के लिए कॉमन है। ये जो वृत्ताकार भाग है वो बेलन में भी आ रहा है और शंकु में भी आ रहा है, तो व्यास दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो दोनों के लिए त्रिज्या भी बराबर आ जाएगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी यहां से यहां तक ये कितना है, 2.8
2.8 मीटर। यह है अपने पास 2.8 मीटर। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैनवास इसके पृष्ठ पर ही तो लगाया जाएगा, जो इसकी सतह होगी वहीं पर इस कैनवास को लगाएंगे, और हम जो कैनवास लगा रहे हैं उसके वक्र पृष्ठ पर लगा रहे हैं, यानी कैनवास का क्षेत्रफल चाहिए, यानी उस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो वक्र पृष्ठ शंकु का भी है और बेलन का भी है, तो दोनों के वक्र पृष्ठ ऐड कर देने हैं। जो हमें माप दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर। व्यास की बात कर रहे हैं, वृत्ताकार भाग का व्यास, तो वो दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि बेलन के अंदर जो वृत्ताकार भाग है उसी के ऊपर शंकु लगा हुआ है। अगर छोटा या बड़ा होता तो या तो शंकु अंदर गिर जाता या फिर बेलन उस शंकु के अंदर चला जाता। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, यानी दोनों के लिए वो वृत्ताकार भाग समान है। तो वृत्ताकार भाग का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर, माफ कीजिए 4 मीटर दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। व्यास कितना है? 4 मीटर। ऊंचाई 2.1 मीटर है और व्यास है 4 मीटर, तो लिख देना है 4 मीटर। जैसे त्रिज्या लिख सकते हैं, त्रिज्या आएगी यहां से 2 मीटर। अब सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसके अंदर तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। अगर तिर्यक ऊंचाई दी हुई नहीं होती तो यहाँ पर हमें इस शंकु की ऊंचाई कैसे लानी पड़ती, उसके लिए हमें इस पूरे तंबू की ऊंचाई दी हुई होती। लेकिन यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दी हुई है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर ये एल का मान नहीं होता तो अपने पास इस पूरे तंबू की ऊंचाई दे रखी होती, तो वहां से इस वाली ऊंचाई को हम घटाते, शंकु की ऊंचाई आ जाती, आर का मान यहाँ से निकालते और फिर यहाँ से तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते। लेकिन यहाँ पर एल का मान दिया हुआ है तो हमें कुछ भी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। सवाल में जो दिया है उसी से हल करना है। एल का मान कितना दिया है? तिर्यक ऊंचाई एल से लिखते हैं, वो दे रखी है हमें 2.8 मीटर। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कैनवास का क्षेत्रफल का है या फिर ये जो तंबू है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल का है, तो उसके लिए तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πRh और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी πRL। देखते तो πr दोनों के अंदर कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, πr आ गया कॉमन, पीछे बचेगा अपने पास 2h प्लस l। अब पाई की वैल्यू सवाल में दी हुई नहीं है तो लिखनी है 22/7। r का मान 2 इंटू h का मान आ जाएगा 2.1 और l का मान 2.8, ये आ जाएगा 44/7 और ये बनेगा अपने पास 2.1 इंटू 2, 21 इंटू 2 42, यानी 4.2 प्लस में कितना है 2.8। 4.2 और 2.8 को अगर ऐड करें तो ये अपने पास आ जाएगा 7, तो आ जाएगा 44/7 गुणा में 7, 7 से 7 कट गया तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। यानी जो कैनवास है उस कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा?
44 मीटर स्क्वायर। अब कहा गया है कि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। यानी जो कैनवास है उसका क्षेत्रफल तो आ गया अपने पास 44 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगते हैं? 500। तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे? एक एक नियम लगा सकते हैं। यहां पर लिखना है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। वो कितनी है? 500 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है? 500 रुपए। अपने पास टोटल जो कैनवास का एरिया आया है वो कितना आया है? 44 मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो 44 के साथ में क्या हो जाएगा? गुणा। तो 44 इंटू 500। तो 44 इंटू 5 220, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, यानी ये हो जाएगा 22,000 रुपये। यानी अगर आपको तंबू को कैनवास से ढकना है तो आपको 22,000 रुपये लगाने पड़ेंगे ताकि वो कैनवास आ जाए और उससे इस तंबू को ढक सके। तो इस कैनवास के अंदर में जो एरिया मिला था वो मिला था 44 मीटर स्क्वायर, और वहां से जो पैसे निकले वो टोटल कितने आए? 22,000। हमें पूछा था कि इस कैनवास को अगर इस तंबू पर लगाएं तो टोटल कितने रुपए लगेंगे। तो पहले तो हमने इसका एरिया ज्ञात किया कि हम कैनवास को कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हमने एक तो बेलन का वक्र पर ढका और एक शंकु का वक्र पर ढक दिया। तो दोनों के वक्र प्रश्न निकाले, दोनों को ऐड कर दिया, तो अपने पास इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। और जो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि तंबू के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही कैनवास लगाया जा रहा है। तो वो अपने पास आया 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की लागत 500 रुपए थी, तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत आ गई 22,000 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आप समझ सकते हैं कि अपने पास एक लकड़ी का एक लट्ठा है जो अपने पास बेलन के आकार का है, ठीक है। वो ठोस है, यहाँ पर ठोस का है मतलब वो दोनों तरफ से पैक है। अब लकड़ी के लट्ठे की बात करें तो ऊपर भी उसके क्या होता है? लकड़ी लगी होती है, नीचे वाला भाग भी लकड़ी, अंदर भी पूरी लकड़ी भरी रहती है। अब कहते हैं कि उसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं? एक शंकु के आकार का खोल निकाल रहे हैं, यानी उसके अंदर शंकु के आकार का गड्ढा बनाना है। अब जो ऊपर वाला उसका व्यास है वो शंकु का भी व्यास रहेगा। अब जितना बेलन गहरा है उतना का उतना वो भी क्या रहेगा? गहरा रहेगा। अगर उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसको क्या कर दें? बाहर निकाल दे, वो खोल अंदर बनाना है, गड्ढा बनाना है, और गड्ढे के अंदर जो लकड़ी बनेगी, जो शंकु के आकार का जो लकड़ी वाला भाग है, उसको क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो पीछे अपने पास जो क्षेत्रफल बचेगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा, वो ज्ञात करना है। अगर हम उस लकड़ी के लट्ठे की बात करें तो उसके साइड वाला भाग है वो तो अभी भी मौजूद रहेगा, उसकी जो साइड वाला जो वक्रीय भाग है वो अभी भी रहेगा। हमने जो शंकु है वो बीच से काटा है, तो जो बाहर वाला भाग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाहर वाला जो वक्रपृष्ठीय भाग है वो ऐसा का ऐसा मौजूद है। अब जो नीचे वाला भाग है, जहां पर जो लकड़ी का वो ठोस भाग था, वो अभी भी मौजूद रहेगा, क्योंकि अगर वो वाला भाग नहीं रहेगा तो जैसे ही शंकु के आकार का गड्ढा बनाएंगे उसके दो भाग हो जाएंगे और वो टूट जाएगा। तो जो अपने पास जो पहले शेप था वो तो वैसा का वैसा मौजूद है, क्योंकि नीचे वाला भाग है वो ठोस अभी भी वहां पर विद्यमान है। यानी अगर बेलन के हम पृष्ठ की बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ मौजूद है और बेलन का जो नीचे वाला वृत्ताकार भाग था वो अभी भी वहां मौजूद है। लेकिन अगर ऊपर वाले वृत्ताकार भाग की बात करें तो वहां पर तो हमने शंकु के आकार का गड्ढा बनाया, तो जो बेलन का ऊपर वाला वृत्ताकार भाग था वो तो शंकु के साथ में बाहर निकल गया, तो ऊपर अपने पास कोई भी वृत्ताकार भाग नहीं बचा है। लेकिन जैसे ही हम बेलन के ऊपर हाथ घुमाने जाएंगे तो ऊपर गड्ढा बनाए अपना हाथ सीधा उस शंकु के आकार के गड्ढे में जाएगा।
यानी हम अंदर जो शंकु के आकार का गड्ढा बना हुआ है उसके आंतरिक पृष्ठ को छू सकते हैं। अब उसका जो आंतरिक पृष्ठ है वो शंकु के बाह्य पृष्ठ के बराबर ही होता है, यानी हम उस शंकु के आंतरिक पृष्ठ यानी अंदर वाला जो वक्र पृष्ठ है उसको छू रहे हैं। उस शंकु और बेलन के ऊपर वाला जो वृत्ताकार भाग है वो उस शंकु के साथ बाहर निकल गया है, उसका हमने कोई लेना देना नहीं है। अब कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल वहां मौजूद है हमें वो चाहिए। तो एक तो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ और उसके नीचे वाला वृत्ताकार भाग, ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है वो शंकु के साथ में चला गया है। अंदर शंकु के आकार का गड्ढा बना हुआ है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ अभी भी मौजूद है, अंदर गड्ढा तो बना है शंकु के आकार का। तो हमने कहा था जब भी किसी चीज के अंदर कुछ रखते हैं या फिर उसके अंदर उसी का गड्ढा बनाते हैं तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। किसी वस्तु के ऊपर हम कुछ रखें या उसके अंदर उसका गड्ढा बना दें, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम ऊपर शंकु रखते तो भी वही बात रहती और अंदर गड्ढा बनाया तो भी वही बात रहेगी, दोनों स्थिति के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अंदर गड्ढा बनाया तो अंदर अपने पास शंकु का वक्र पृष्ठ है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ऊपर से वृत्ताकार भाग है वो चला गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर क्या क्या मौजूद है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वृत्ताकार आधार है वो, और शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु के अंदर जो वृत्ताकार भाग है वो बेलन में भी था ऊपर, जिसको हमने निकाल कर बाहर रख दिया है। तो ऊपर वाला वृत्ताकार भाग न शंकु के अंदर ऐड होगा न ही बेलन के अंदर ऐड होगा। अगर डायग्राम की बात करें तो ये जो डायग्राम बनेगा वो 3D के अंदर बनेगा। इसको समझना ऐसे डायरेक्ट बोर्ड पे मुश्किल है, अगर हम कोई प्रैक्टिकल करें तो वहां पर उसको समझ में आ सकता है। तो आपके पास अगर कोई लकड़ी का लट्ठा हो तो वहां पर ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसको यहां पर इस प्रकार से समझते हैं। ये जो नीचे भाग है ये हमने इस प्रकार से लाइन खींची है, इसका मतलब ये ठोस है। अगर आप यहाँ पर वृत्ताकार भाग इस प्रकार से दिखाएंगे भी तो इसको यहाँ पर व्हाइट कर देना है ताकि पता चले कि ये नीचे लकड़ी का भरा हुआ है, नीचे से ठोस है। जब भी ठोस आकार की बात कर दें तब आपको समझ जाना है कि वहां पर कुल पृष्ठ कहीं ना कहीं काम में जरूर आएगा। यानी ये जो लकड़ी का लट्ठा था इसके नीचे वाला भाग है वो भी क्या था, ठोस था, भरा हुआ था। इसके ऊपर वाला जो भाग था, इसके जो ऊपर वाला भाग था वो भी पहले ठोस था। पहले क्या था, ये ठोस था, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर शंकु के आकार का गड्ढा बनाया तो ये ठोस वाला भाग है उस शंकु के साथ में ही चला गया। क्योंकि गड्ढा बनाएंगे तो अंदर जो लकड़ी आई उस गड्ढे के अंदर, गड्ढा बनाने पर जो लकड़ी वाला भाग था वो तो हमने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो इस वृत्ताकार भाग को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसके साथ में यहां पर ये जो भाग निकल रहा है ये वाला भाग, ये भी हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ में ही निकाल रहे हैं। यानी ऊपर भी वृत्ताकार भाग था, नीचे भी वृत्ताकार भाग था, और यहां से हम ये जो गड्ढा बना रहे हैं, ये जो गड्ढा है वो शंकु के आकार का है। जैसे ये गड्ढा बनाया तो ये जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है वो तो शंकु के साथ में क्या हो गया, बाहर आ गया। यानी ये वाला भाग बाहर निकल गया है। ये जो शंकु के आकार का गड्ढा बनाया, यहाँ से ये सारे के सारे हमने जो व्हाइट कलर से ये दर्शाया है ये लकड़ी है, और ये लकड़ी बाहर निकल गई है। ये नीचे वाला व्हाइट भाग अभी भी मौजूद है, तो इसको आप चाहे तो अलग कलर से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला भाग मौजूद है अभी, ये जो वृत्ताकार भाग है वो अभी भी मौजूद है, और ये जो व्हाइट कलर वाला भाग है ये जैसे ही हमने गड्ढा बनाया तो अंदर जो लकड़ी थी वो हमने यहाँ से खोद कर क्या कर दी है, बाहर निकाल दी है। तो पीछे अपने पास कौन कौन सा एरिया यहाँ पर बचता है,
पीछे बचने वाले एरिया की अगर बात करें तो एक तो ये बेलन है, तो उस बेलन का ये वक्र पृष्ठ बच गया, ये नीचे वाला वृत्ताकार भाग है ये बच गया, और ये जो भाग है इस प्रकार से ये अंदर पूरा का पूरा गोल है, ये पूरा का पूरा अंदर भाग कैसा है, गोल है। ये हमने त्रिभुज के आकार का नहीं काटा है, ये शंकु के आकार का ऐसा राउंड गड्ढा बनाया है। तो ये जो अंदर राउंड वाला भाग होगा इधर, वो अभी भी मौजूद रहेगा, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ अंदर अभी भी मौजूद है। साथ में बेलन का वक्र पृष्ठ है और बेलन का आधार मौजूद है। ये ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है जो बेलन और शंकु दोनों में था, ये निकल गया है। न तो ये बेलन में शामिल करना है, न ही शंकु में शामिल करना है। केवल नीचे वाला जो आधार वाला वृत्ताकार भाग है वो ऐड होगा, बाकी कुछ नहीं। सारी माप जो हमें दी गई है वो लिख देनी है। जो बेलन है उसकी ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है अपने पास 2.4 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक ये कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। अब कहा है बेलन और शंकु दोनों की ऊंचाई बराबर है, क्योंकि जिस ऊंचाई का बेलन है उसमें उसी ऊंचाई का शंकु भी काट रहे हैं, यानी दोनों की ऊंचाई बराबर रहेगी। व्यास कितना दिया हुआ है, बेलन का व्यास, व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। यानी यहां से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या यहां से आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, का इसमें इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी ये जो ऊंचाई और ये जो व्यास है ये इस बेलन के भी है और शंकु के भी है। तो यहाँ पर लिख लेना है, यहां से यहां तक व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप चाहे तो साथ में शंकु भी लिख दीजिए। दोनों के ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है वो 0.7 सेंटीमीटर है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो शंकु का तो केवल वक्र पृष्ठ ही मौजूद है। अब वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो पाई आर एल, यानी एल की वैल्यू हमें चाहिए। जब यहाँ पर आर का मान दे रखा है, एच का मान दे रखा है, तो एल का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं ताकि सारी चीजें है वो सरल लगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल से दिखाते हैं, और एल बराबर पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखते हैं √r² प्लस h²। तो एल बराबर आ जाएगा अपने पास r का स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर, और h का स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर। तो ये आएगा अपने पास 0.49, ये आ जाएगा 5.76, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.25, और रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यानी तिर्यक ऊंचाई अपने पास आ गई है। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इसके अंदर जो ठोस बचा है उसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का आधार है, और शंकु का वक्र पृष्ठ है।
अगली स्लाइड में करते हैं। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके अंदर क्या क्या लिखना है? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार है वो वर्ताकार है, तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। आधार लिखते हैं तो पता चलता है कि नीचे वाला भाग लिख रहे हैं। प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंदर शंकु के आकार का गड्ढा ही बना है, तो अंदर जो गड्ढा बना है वो शंकु के वक्र पृष्ठ को धारण कर रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई RH। बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई R स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L। देखते हैं तो सब जगह पाई R मौजूद है, तो पाई R कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 2H, यहाँ पर बचेगा R और यहाँ पर बचेगा L। पाई की वैल्यू कुछ रखने को नहीं कही है, तो 22/7 ही लिखनी है। जाएगा 22/7। R का मान कितना है? R का मान है 0.7। 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू है 2.4। R की वैल्यू 0.7 और L की वैल्यू आई है 2.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा? 10। 7 से 7 कट जाएगा, ये आएगा 22/10। अंदर की कैलकुलेशन देख लेते हैं। 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ये आ गया 22/10। 4.8, 0.7, 5.5 और 2.5, 6, 7, 8, यानी 22/96, 196/10 यानी 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आएगा अपने पास शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकटतम ज्ञात करना है तो इसको लगभग हम 20 भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ये अपने पास लगभग मान कितना आया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। करना क्या था? पहले डायग्राम को समझना है किस प्रकार से बनेगा। अपने पास एक ठोस था बेलन के आकार का, जिसके नीचे भी आधार था, ऊपर भी आधार था। जैसे ही अंदर शंकु के आकार का गड्ढा बनाते हैं, ऊपर वाला आधार उस गड्ढे के अंदर से जो भाग निकलेगा बाहर, जो ठोस वाला भाग बाहर निकलेगा, उसके साथ ही वो निकल जाएगा। अंदर शंकु के आकार का गड्ढा बनेगा, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ऊपर से वर्ताकार भाग निकल गया है, लेकिन जो वक्र पृष्ठ है वो ऐड हो गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ पहले ही था, आधार मौजूद रहेगा और साथ में शंकु का वक्र पृष्ठ ऐड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काय लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने पास एक ठोस बेलन है जिसके प्रत्येक सिरे पर हमने अर्धगोला खोदकर निकाला है। अगर इसके डायग्राम की बात करें, अगर वो बेलन हम खड़ा रखते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अपने पास ये बेलन है। हमने क्या किया है कि प्रत्येक सिरे पर, अगर बेलन की बात करें तो बेलन के यहाँ पर भी वर्ताकार भाग होगा और यहाँ पर भी वर्ताकार भाग होगा। अब दोनों वर्ताकार भाग है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? अर्धगोले के आकार का गड्ढा बनाते हैं, यानी यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? गड्ढा बना रहे हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जब भी गड्ढा बनता है तो समझ जाना है कि वहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने वाला है।
आयतन की बात करें तो आयतन के अंदर जरूर कमी होती है, जब भी हम गड्ढा बनाते हैं तो आयतन के अंदर कमी होती है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पर भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने वाला है, क्योंकि दोनों ओर हम क्या कर रहे हैं, अर्धगोला बना रहे हैं। अर्धगोले का आकार का गड्ढा बना दिया। अब यहां पर कुछ माप दे रखी है, कहा गया बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक ये जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और कहा है कि आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो आर है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या अपने पास 3.5 सेंटीमीटर है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखना अपने पास जैसे ही गड्ढा बनाते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बेलन की बात करें तो जो बेलन है वो पहले ठोस था, बेलन कैसे कहलाता था, ठोस, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ था, ऊपर भी आधार था नीचे भी आधार था। लेकिन जैसे ही हमने दोनों तरफ गड्ढे बनाए अर्धगोले के, तो जैसे ही गड्ढा बनाएंगे तो अंदर से जो ठोस निकलेगा बाहर, उसके साथ ही वो वर्ताकार भाग भी निकल जाएगा। तो ऊपर अब वर्ताकार भाग नहीं बचेगा, लेकिन अंदर है वो अर्धगोले के आकार का गड्ढा बन जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट नीचे भी, कि नीचे भी गड्ढा बनाया है तो वहां से भी वो वर्ताकार भाग है वो ठोस के साथ में बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंदर अर्धगोले के आकार का गड्ढा बन जाएगा। अब इसको अगर हम छूते हैं तो उस बेलन के साइड को टच कर सकते हैं, जैसे ऊपर वर्ताकार भाग की ओर जाएंगे तो वहां पर गड्ढा मिलेगा, वर्ताकार भाग नहीं होगा लेकिन अंदर क्या होगा, अर्धगोले के आकार का गड्ढा। नीचे वाले भाग पर भी जाएंगे तो वहां पर अपने पास वर्ताकार भाग नहीं आएगा, वहां पर अर्धगोले के आकार का क्या बन जाएगा, गड्ढा। यानी एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ है और दोनों तरफ अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ है, तो दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ, उन सभी को ऐड करना है तो अपने पास वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। कुछ माप दे रखी है, लिख लेनी है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या बेलन की भी है और अर्धगोले की भी है। आधार की त्रिज्या, अब ये त्रिज्या अर्धगोले की भी कहलाएगी और बेलन की भी कहलाएगी। त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, जब बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो हम लिखते हैं 2 पाई आर एच, और अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ लिखने हैं 2 पाई आर स्क्वायर, और दो अर्धगोल हैं तो दो के साथ में गुणा, तो 2 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा दो के साथ में गुणा। देखते तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा h प्लस 2r। पाई की वैल्यू रखने को नहीं कहा तो 22/7 ही लिखनी है। r का मान कितना है, 3.5, h का मान है अपने पास 10, 2 इंटू आर की जगह आ जाएगा 3.5। अगर पॉइंट हटाए तो बटे में कितना आ जाएगा, 10, 7 से काट सकते हैं, 5 बार कटेगा, 5 से काटें 2 बार कटेगा, 2 से ये 2 भी कट जाएगा, यानी आगे केवल कितना बचेगा, 22, और ब्रैकेट के अंदर बचा 10 प्लस 2 गुणा 3.5, ये आ जाएगा 7, तो 22 गुणा 17, 22 इंटू 17, ये आ जाएगा अपने पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जो अपने पास
वस्तु थी जिसके दोनों ओर हमने अर्धगोले बनाए थे, बेलन के आकार की थी, उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन था, दोनों ओर अर्धगोले बनाने थे और अर्धगोले के गड्ढे बनाने थे। तो अर्धगोलों का गड्ढा बनाएंगे तो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ अंदर मौजूद रहेगा और ऊपर और नीचे वाले जो वर्ताकार भाग थे बेलन के वो बाहर निकल जाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ अभी भी मौजूद रहेगा। तो जब भी किसी वस्तु के ऊपर हम कुछ रखते हैं या उसी वस्तु का हम अंदर गड्ढा बनाते हैं, दोनों स्थिति में जो वक्र पृष्ठ है वो बढ़ जाता है, उसका जो कुल पृष्ठ होगा वो क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। अगर आयतन की बात करें तो आयतन के अंदर अगर वस्तु रखते हैं तो बढ़ता है और गड्ढा बनाते हैं तो कमी होती है। पृष्ठीय क्षेत्र के अंदर हर बार क्या होगी, वृद्धि। अगर आप ऊपर रखते हैं तो भी वृद्धि होगी, गड्ढा बनाएंगे तो भी वृद्धि होगी। तो इसके साथ ही अपने जो एक्सरसाइज 11.1 है वो समाप्त होती है। अपनी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम जो अपनी 11.2 एक्सरसाइज है उसके आगे के जो आयतन से संबंधित उदाहरण हैं उनको हल करेंगे। तो आपको उस क्लास के साथ भी जुड़ जाना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।